एफआईआर इस बात का प्रमाण नहीं है कि भाई आप दोषी हैं। और समाज ने उसको एक क्रिमिनल की दृष्टिकोण से देखा। तो ये कानून की गलती नहीं है, ये एजुकेशन की गलती है। कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी माना। 20 साल तक वो जेल में रही। सर, जेल के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनको मात्र 500 रुपए का फाइन है, पर उनका कोई फाइन भरने वाला नहीं है। पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर लेती है। पर वो समय है आपका लड़ाई लड़ने का। LLB करने के बाद छात्र भटकते रहते हैं, वकील भटकते रहते हैं। ये बात कहना कि वकील भटकते रहते हैं, ये तो बड़ी ऑफेंसिव बात है। कानून दहेज लेना अपराध मानती है, तो फिर आप पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी आपकी एक वाइफ के प्रति जिम्मेदारी है, ऐसी आपके अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। आपको डिवोर्स के बाद एलिमनी देनी है तो क्यों ना दहेज ले लिया जाए। सर, डाहुरी प्रोविजन एक्ट है, अब उस एक्ट में लिख दिया। और फिर 3 साल बाद लड़की आके कह देती कि इसने मेरा रेप किया। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ और उसको अपराध दर्ज हो गया। रेप हुआ, उसका मेडिकल टेस्ट होता है। एडवोकेट पैसा कमा पा रहे हैं और इस प्रोफेशन में मेहनत करता है, उसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। सर, आप स्टेट बार काउंसिल के कैंडिडेट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, क्या एडवोकेट पैसा कमा पा रहे हैं? आपने पहला ही क्वेश्चन जो है, ऐसा होता है कि जब हम क्रिकेट में खेलने जाते हैं तो सबसे पहली बॉल पे ही बाउंसर आ जाए तो बड़ा वो रहता है, ना उसको डक कर सकते ना छोड़ सकते। पर आपके प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अधिवक्ता जो लोग नामांकित होते हैं और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट जो होता है वो अलग अलग तरीके से अपना एडवोकेसी करता है। जैसे कोई मीडिएशन कर रहा है, कोई आर्बिट्रेशन कर रहा है, कोई लिटिगेशन कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट फॉर्म में है। तो हर एडवोकेट पैसा कमाता है, ये बात बिल्कुल सच है। और चूंकि हम इस प्रोफेशन में हैं, तो ये कहना कि एडवोकेट पैसा कमाता है, ये शब्द को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। ये हमारा बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। अगर आप कभी हाई कोर्ट गए होंगे तो हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि एडवोकेट्स जो हैं वो कोर्ट के ऊपर एक गाउन पहनते हैं और उस गाउन के पीछे एक पॉकेट रहती है, एक छोटी सी पॉकेट रहती है। उस पॉकेट का मतलब ये होता है, जब पुराने ज़माने की हम बात करते हैं तो वो पॉकेट इसलिए हुआ करती थी कि एक एडवोकेट कोट पहनने के बाद, गाउन पहनने के बाद, वो पॉकेट जो पीछे रहती थी, क्लाइंट आता था, वो उस व्यक्ति का केस लड़ता था और क्लाइंट उस पॉकेट में जो पैसा चाहे वो डाल देता था। उसके बाद एडवोकेट ना उससे पूछता था कि आपने क्या पैसा दिया और क्या उसने मिला, और वो अपना केस लड़ता था। ये नोबल प्रोफेशन है, सेवा का भाव है। तो पैसा कमाना, चूंकि अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पैसा भी महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पैसे पे थोड़ा सा उसका फोकस रहता है। पर ये बड़ा ही जुनून का प्रोफेशन है और हम लोगों का काम पैसे से ज़्यादा जुनून के प्रति होता है। तो अगर जुनून है तो पैसा तो फिर आएगा ही, अगर आप काम कर रहे हैं तो। सर, जैसे हम 9th-10th में थे तो लोग कहते थे कि यदि आप पत्थर मारोगे तो आप या तो बाबा के गिरेगा या तो इंजीनियर की गिरेगा। लेकिन अब की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वकील बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपस में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो क्राइम तो उतने की मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन वकील बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए। ऐसा है कि जो कहानी थी कि पत्थर मारेंगे तो इंजीनियर पे गिरेगा या बाबा पे गिरेगा, तो ये बात सही है कि एडवोकेट ज़्यादा हैं, पर क्राइम के लिए ही एडवोकेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आज अगर आप, जैसे कि आज हम एक यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपका मान लीजिए चैनल है, चैनल के अंदर में आपके 10-50 लोग काम कर रहे हैं। अब आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है और वो छोड़ के चले जाता है। अब आपने उसको एडवांस सैलरी दे दी, वो छोड़ के चला गया, तो क्या उसने क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी करा? उसने क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन करा। तो उसके लिए भी तो एक एडवोकेट चाहिए जो उसको नोटिस देगा, काम करेगा। तो चूंकि लॉज बहुत आ गए हैं, अब जैसे AI है, मीडिया लॉ है, स्पोर्ट्स लॉ है, स्पोर्ट्स के भी अपने अपने रेगुलेशंस हैं, मीडिया के अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और ऐसे ही अलग अलग तरह के लॉज आए हैं। तो उन सब लॉ के लिए आपको एडवोकेट्स की आवश्यकता है। और आजकल तो जो लोग HR की पढ़ाई करते हैं वो लोग भी लॉ करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज ड्राफ्टिंग के लिए तो आपको लॉ आना चाहिए। तो एडवोकेट्स हैं और उनको काम भी मिलेगा। और ये इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशन नहीं है कि आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भाई आपको कोई मैकेनिकल कोई डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए 50 लोग हो गए, डिज़ाइन करने वाला एक है। यहाँ पर बहुत ही वास्ट एरिया है, अलग अलग तरह के एडवोकेट्स, कोई साइबर एक्सपर्ट है, कोई फैमिली लॉ का एक्सपर्ट है,
और अगर हम किसी और की बात करते हैं तो कोई सिविल लॉ का एक्सपर्ट है, क्योंकि एरिया वास्ट है। तो जितने भी एडवोकेट्स आएंगे सब यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट सर्वाइव नहीं करेंगे। सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक केस रजिस्टर्ड होते हैं, SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, रेप केस का दुरुपयोग होता है, क्योंकि हमको पता है कि इसको मोनेटाइजेशन भी करती है प्रशासन की, भाई आप पैसा ले लो। जिसका रेप केस रजिस्टर्ड किया तो महिला को तुरंत आप पैसा देते हैं, और ST ST एक्ट में भी सेम रूल्स है। तो सर क्या ये जो फेक केस है इसको लेकर कोई संशोधन किया जा सकता है? देखिए, फेक केसेस की जब हम बात करते हैं तो फेक वो है या नहीं है, ये तो ट्रायल में जाके डिसाइड होना है। आप प्री डिटरमाइंड माइंड से ये नहीं कह सकते कि ये फेक है। FIR जो होती है, FIR को कई लोग बड़ा हुआ मानते हैं कि भाई FIR हो गई हम पर FIR दर्ज हो गई। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी जिसको हम बोलते हैं। तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। FIR इस बात का प्रमाण नहीं है कि भाई आप दोषी हैं। दोषी आप कब होंगे? जब आप ट्रायल में दोषी करार कर दिए जाएंगे आफ्टर लीडिंग ऑफ एविडेंस। तो अगर आप पे FIR ही हो गई, कोई मुकदमा कायम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए। तो वो फेक है या नहीं है वो कब तय होगा? जब आपके एविडेंस लीड किए जाएंगे, बिल्कुल। जब गवाह चलाए जाएंगे, जब गवाह चलेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा ना कि फेक है कि नहीं है। और इस तरह के अगर जब फेक केसेस आते हैं तो कोर्ट उस पर टिप्पणी करती है कि गलत हुआ है। कई जगह मुआवजा दिलाने की भी कोशिश की जाती है। पहले तो नहीं था, पर अब विक्टिम कंपनसेशन एक्ट आया है, तो उसके तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत चीज हुई है, जैसे कि NDPS लॉ में प्रावधान है, अगर कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा करती है या फर्जी पाया जाता है तो जितनी सजा उसको हुई उतनी उन लोगों को होना है। सर हम देखते हैं 5-10 साल बाद फैसला आया, सामने वाला व्यक्ति नॉट गिल्टी हुआ, तब तक तो वो मानसिक रूप से ही प्रताड़ित हुआ, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हुआ, और समाज ने उसको एक क्रिमिनल के दृष्टिकोण से देखा। ये अभाव है ज्ञान का और ये अभाव है नॉलेज का, कि किसी व्यक्ति पर अगर ट्रायल चल रहा है और वो बरी हो गया, उसके बाद भी अगर समाज उसको गिल्टी मान रहा है, तो ये कानून की गलती नहीं है, ये एजुकेशन की गलती है। भाई आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हम ब्रिटिश लॉ की बात करें या अमेरिकन लॉ की बात करें तो वहां पे सोसाइटी सर्विसेज भी होती हैं। अगर आपने कोई अपराध करा तो उसके बाद आपको सोसाइटी सर्विसेज दी जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई सर्विसेज का प्रावधान नहीं है कि आप पेड़ उगा लो या फिर आप कम्युनिटी सर्विसेज कर दो, ऐसा कोई नहीं। अब हालांकि जजेस कुछ लोग इस पर ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान आए, तो ऐसा कहना कि उसको समाज ने वो कर दिया, तो ये समाज की गलती हो सकती, कानून की गलती नहीं है। चूंकि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं एज एन एडवोकेट, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई जुडिशरी का क्या व्यू है, एडवोकेसी का क्या व्यू है, तो ये कानून का कोई गलती नहीं है, ये गलती है एजुकेशन की, समाज के दृष्टिकोण की गलती है। किसी व्यक्ति पे FIR हुई, जैसे मैंने आपको कहा, FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी व्यक्ति पर अगर FIR भी हो जाए तो भी गांव के लोग चिंता कर लेते हैं कि भाई उस पर FIR हो गई। भाई वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना, क्या पता सेकंड इन्फॉर्मेशन के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो झूठी पाई जाए। बिल्कुल। सर एक केस था SC ST एक्ट का, विष्णु तिवारी ललितपुर के, अभी छोड़ के मतलब वापस जेल से वापस हुए, कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी माना। 20 साल तक वो जेल में रहे सर, उनमें उनकी फैमिली चली गई, उनका परिवार चला गया, पूरी जवानी चली गई सर। ऐसे केसेस को तो हम कह सकते हैं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे जो केसेस आते हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ होता है, पर अब इसके लिए रोकथाम के लिए ये भी है कि जब उसकी 20 साल की जवानी चली गई, और आपने जैसा कहा, तो उस केसेस में, चूंकि अब मैंने उस केसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया, तो उसकी जमानत कितनी बार मूव की गई, उसके अधिवक्ता कौन थे, और क्या उसने लीगल एड से कोई वो लिया। जेल के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो बंदी होते हैं, कभी अगर आप जेल विजिट करेंगे तो आप देखेंगे, जो जेल में मुलाकात होती है, जब तक व्यक्ति का ट्रायल होता है और जब तक वो बरी होना या फिर सजा होना है, जब तक तो लोग उससे मिलने आते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है कि 10 साल की उसको सजा हो गई, उसके बाद मुलाकातें बंद हो जाती हैं लोगों की, उनके परिवार आना बंद हो जाते हैं। कई लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई मुझसे मिलने आएगा। ये इसलिए होता है, ये सामाजिक दृष्टिकोण है। अब वो उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि भाई 1-2 व्यक्ति ऐसे अब बाद निकल सकते हैं, पर कई लोग जब जेल के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनको मात्र 500 रुपए का फाइन है, पर उनका कोई फाइन भरने वाला नहीं है। अच्छा, वो फाइन कोई न्यायालय या कोई जज अपनी जेब से तो भर नहीं सकता, बिल्कुल, कि भाई अपनी जेब से निकाल के बोले कि आपका 500 रुपए का फाइन हमने माफ करा। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। तो चूंकि हमारे भारत की जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1000 में एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ में अन्याय हो सकता है। बाकी कानून की प्रणाली, जजेस जो हैं, अधिवक्ता जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को न्याय मिले।
सर आप माइंड मत करिएगा, मतलब अच्छे वकील और बुरे वकील जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कई बार वकील अच्छे नहीं होते, कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अच्छे वकील का चयन नहीं किया तो जेल में ही रहेगा ना सर फिर वो। इसके लिए पहले ऐसा होता था कि इस तरह की चीज़ें होती थी। आजकल क्या है कि हमारे यहाँ पे लीगल डिफेंस काउंसिल का एक प्रावधान आया है। अब सरकार जो है वो खुद ही, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आपके पास अच्छा वकील चयन करने का, जो आपने अच्छा शब्द कहा, वकील सभी अच्छे होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस वकील को नहीं, इस वकील को नहीं चाहते हैं, तो डिफेंस काउंसिल में जाके आप वहाँ पे एक आवेदन दे सकते हैं डीएलओ के पास में, जो भी लॉ ऑफिसर होगा, कि भाई मुझे आप अपनी सुविधा से वकील उपलब्ध कराइए। बिल्कुल। तो वो वहाँ पर फ्री लीगल एड की प्रावधान जो है उसके तहत आपको लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है आजकल। सर कई मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर लेती है और उसको कुछ मोनेटाइजेशन या आर्थिक मदद के लिए बोलती है कि मतलब पैसे चाहिए, तो ऐसे मामले में हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, आज अभी इंदौर का ही मामला है, एक टीआई साहब को सस्पेंड किया है, हाई कोर्ट ने करा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी करा, क्योंकि एक व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट किया गया था और उसको हथकड़ी लगा के रखी गई थी। अभी एक दूसरे मामले में एक टीआई साहब के अगेंस्ट में नोटिस गए हैं कि भाई आपने इलीगल कस्टडी रखी और आपने झूठा मुकदमा दायर करा। और परसों के ही न्यूज़पेपर में आया कि एक एसपी साहब ने जो यहाँ पर एमडी ड्रग्स वगैरह पकड़े गए थे, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड थी। तो जब न्यायालय को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है कि कोई झूठा मुकदमा है, झूठा केस है, तो उस पर न्यायालय संज्ञान लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता। पर उसके लिए सबसे पहला, अगर जब हम कह रहे हैं कि उसके लिए आपको उसको प्लीड तो करना पड़ेगा ना, एक आवेदन तो देना ही पड़ेगा कोर्ट के सामने, ये तो साबित करना पड़ेगा कि झूठा केस है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति हताश हो जाता है जैसे ही वो जेल गया, जैसे ही उस पर प्राथमिकी हुई, वो हताश हो गया। पर वो समय है आपका लड़ाई लड़ने का। आप एक अपने वकील का चयन करें और वकील और आप मिलकर उसकी लड़ाई लड़ें, तो आप उस पर जरूर पार पाएंगे आप उससे। सर कई मामलों में हमने देखा कि पुलिस एफआईआर और एनसीआर लिखने से मना कर देती है, तो हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस क्या होता है। एफआईआर का, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, और एनसीआर जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हिंदी में कहें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति का मर्डर करा, बिल्कुल। तो पुलिस अब कोर्ट नहीं जाएगी वारंट लेने के लिए, आपको पकड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपको पकड़ के करना क्या है उनको? इन्वेस्टिगेशन ही। आपको सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का, है ना। एनसीआर होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कई सारे अपराध, हमारे जो पुरानी आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, और नई बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर कई सारे अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे कि डिफेमेशन, आपने किसी की मानहानि कर दी, तो उसके लिए एफआईआर नहीं हो सकती, उसके लिए एनसीआर होगी। और जैसे कि और भी छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस होते हैं, उन ऑफेंसेस में एनसीआर होता है। अब आपका जो दूसरा सवाल था, मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए करा क्योंकि व्यूअर्स को ये भी पता हो कि एनसीआर क्या है और वो क्या है। अब आपका सवाल था कि अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही तो क्या करना चाहिए। पहले 156(3) जो धारा थी, और अब उसको बीएनएस के अंदर में चेंज कर दिया गया है। सबसे पहला प्रोविजन आता है, अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को आप एक आवेदन देंगे। आप बाय लेटर के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप उनको जाके आवेदन भी दे सकते हैं। अब अगर एसपी साहब ने भी आपके आवेदन की सुनवाई नहीं करी, तो आपके पास दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है डायरेक्ट कोर्ट। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। पहले सेक्शन 200 में हुआ करती थी कि आप प्राइवेट कंप्लेंट में कोर्ट के सामने जाएंगे, अपने बयान दर्ज करवाएंगे और कोर्ट को बताएंगे हमारे साथ ये अपराध हुआ है। कोर्ट उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद में फिर उस पर मुकदमा कायम कर सकती है और ट्रायल कर सकती है। कानून प्रक्रिया में जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जांच करना ही अल्टीमेट मोटिव है एफआईआर करने का, प्राइवेट कंप्लेंट करने का या एनसीआर करने का। ठीक है, जांच करने का अधिकार सीआरपीसी के अंदर और बीएनएसएस के अंदर पुलिस को भी है, अगर वो डायरेक्ट एफआईआर करती है। मजिस्ट्रेट को है अगर प्राइवेट कंप्लेंट में जाते हैं, और मजिस्ट्रेट चाहे कि वो जांच किसी थर्ड व्यक्ति से करवाना चाहता है तो वो उस थर्ड व्यक्ति से भी उसकी जांच करवाकर उसके अंदर चालान शीट या चार्जशीट वगैरह जो होगी वो फाइल होगी। उसके बाद फिर उसका ट्रायल होगा। ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन दो अलग विषय है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस करेगी या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो करेगा, और ट्रायल कोर्ट करेगी एविडेंस को लीड करते हुए। सर पहले
आईपीसी और सीआरपीसी के माध्यम से मुकदमे दर्ज होते थे, अब बीएनएस के माध्यम से मुकदमे दर्ज होते हैं, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, मुकदमे दर्ज आईपीसी के माध्यम से नहीं होते थे, बीएनएस और सीआरपीसी, बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कोड बनाया गया। मुकदमे दर्ज करने के लिए जो धारा है वो वही है, वही 154 थी पहली, जो एफआईआर के थ्रू दर्ज होती थी या प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू होती थी। दोनों में अंतर कुछ नहीं आया। हमारे यहाँ पहले जो नई बीएनएसएस आई है, आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बीएनएस के अंदर कई सारे प्रावधान अच्छे आ गए। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान आया है। पहले क्या होता था, जब सर्च या सीजर होता था तो पुलिस जब सीजर करती थी तो डायरेक्ट सीजर कर लिया, एक मेमो बनाया, मेमो में लिख दिया कि भाई इस व्यक्ति से ये सीज हो गया। पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कोई सीजर कर रहे हैं तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एविडेंस के थ्रू पेश की जाएगी। पहले ई चालान फाइल नहीं होते थे, अब ई चालान फाइल हो रहे हैं। और भी जो चीजें क्लिष्ट थी उनको थोड़ा सा सरल करा गया बीएनएसएस के अंदर। बिल्कुल सर, युवा अधिवक्ता क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? हमने देखा कि एलएलबी करने के बाद छात्र भटकते रहते हैं, वकील भटकते रहते हैं। देखिए, ये बात कहना कि वकील भटकते रहते हैं, ये तो बड़ी ऑफेंसिव बात है कि वकील कोई भटकता नहीं है। और वकालत जब वकील जब व्यक्ति तैयार होता है तो वो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है सीखने के लिए तो वो गुरु शिष्य परंपरा का वो करता है। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कई जगह कि एक गुरु बैठे हुए हैं, उनके पास एक शिष्य आता है, बोला मैं संविदा की लकड़ी ले आया हूं और अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो हर जगह ज्ञान मिलने के लिए व्यक्ति किसी सीनियर को ज्वाइन करता है। अब बात आती है युवा अधिवक्ताओं की समस्याओं की। युवा अधिवक्ताओं की समस्या जो मैं बार के अंदर फेस करता हूं या मैंने देखी है कि जब भी कोई युवा अधिवक्ता नामांकित होकर आता है, एनरोलमेंट लेकर आता है और वह कोर्ट में पहुंचता है कि उसको भाई वकालत करनी है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। पहला, वो किसी सीनियर को ज्वाइन करे और वहां से सीखे, इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं और हम ऑफिस ज्वाइन करना कहते हैं। और दूसरा, वो खुद का ऑफिस खोल ले और भाई उसके पास जो क्लाइंट आएंगे वो काम करेगा। इस प्रोफेशन में अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात यही है कि जिसके पास क्लाइंट है और जिसके पास रिसोर्सेस हैं वो अपनी वकालत कर सकता है। परंतु समस्या ये है कि जैसे हम हमारे बार की भी हम इस चीज को देखते हैं कि जब कोई अधिवक्ता पहले दिन से कार से आता है तो लोग उस पर टोंट करते हैं कि भाई ये पहले दिन से कार से आ रहा है, और अगर वो व्यक्ति साइकिल से आ रहा है तो उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो युवा अधिवक्ताओं की मदद किस तरह से हो, इसीलिए हम लोगों ने एक यंग एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया और उसके माध्यम से हम नियमित कार्यशालाएं कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं और उन पर किस तरह से हम एक अच्छा उनके लिए कुछ हम उनको दे पाएं और उनको एक गाइडेंस दे पाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत ही सफल प्रयासों से हम लोगों ने अभी बहुत सारी वर्कशॉप कंप्लीट करी हैं जिससे युवा अधिवक्ता लाभान्वित हुए हैं। और उनके साथ में उनको एक गाइडेंस प्रोग्राम भी हम दे रहे हैं कि भाई आप किस सीनियर को, जैसे क्या होता है कि जब पहली बार व्यक्ति कॉलेज से पढ़ के आया तो अब उसको कौन सा सीनियर ज्वाइन करना है, किस सीनियर के पास जाके वो सीखे, किस गुरु से वो समझे, उसके लिए भी उसको बड़ी हसल करना पड़ती है। तो वो भी हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो युवा अधिवक्ताओं की जो आपका जो मूल प्रश्न था मैं उस पर आ जाता हूँ। अभी तो मैंने अपना जो हम लोगों ने प्रयास किए वो बताया आपको। मूल प्रश्न यह था कि युवा अधिवक्ता क्या समस्या फेस करता है। तो एक युवा अधिवक्ता सबसे पहले समस्या फेस करता है कि उसको सबसे पहले कोर्ट में आके अपना एक सीनियर ढूंढना है। सीनियर ढूंढने के बाद में जब वो सीनियर ढूंढ लेता है तो फिर उसको वहाँ काम सीखना है। काम सीखते सीखते काम सीनियर का भी करना है, अपना काम सीखना भी है और क्लाइंट भी ढूंढना है। क्लाइंट ढूंढने के बाद में क्लाइंट से डील भी करना है, उसका केस भी आर्ग्यू करना है, सीनियर की भी मदद करना है और उसके बाद उससे फीस कैसे निकाले ये भी उसको एक आर्ट लेना है। तो एक बड़ा ही ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे 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 हमारे यहाँ आदमी सीखता है, इसीलिए हम उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आज भी जैसे हम 10 साल से वकालत कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं हमारी 10 साल की प्रैक्टिस है। तो हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल भी प्रैक्टिस करेंगे और परसों भी प्रैक्टिस करेंगे। सर, मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि एडवोकेट काला कोटी क्यों पहनते हैं? नीला और पीला भी तो पहन सकते हैं। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका कि नीला और पीला भी पहन सकते हैं। अमेरिका में होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो हमारी जो पहली आईपीसी भी थी वो लॉर्ड मैक्लोए ने लिखी थी और हमारे यहाँ जो जितना सारा प्रोसीजर है वो ब्रिटिश प्रोसीजर होता है। तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, चूंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि ब्लैक इज अ गुड कंडक्टर फॉर द हीट। ब्लैक जो है वो हीट को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो वहाँ पर काले कोट पहने जाते थे ताकि उस चीज़ से
हीट को जल्दी ऑब्जर्व करे और ठंड से बचा जाए। तो जब वहां के जब जजेस यहाँ पर आए तो उन्होंने उसी चीज को अपना पहनावा रखा, तो वही काला पहनावा आज तक चलता रहा। अमेरिका में ऐसा नहीं है और भी जगह नहीं है। जिन जिन देशों में ब्रिटेन ने राज करा वहीं वकील काला कोट पहनते हैं, और बाकी जगह जैसे आपने सूट्स वगैरह देखा होगा या और भी सीरीज देखी होंगी अमेरिकन वगैरह, तो वहाँ लोग ब्लू भी पहन लेते हैं, व्हाइट भी पहन लेते हैं, जो इच्छा होती है वो पहनते हैं। सर कानून दहेज लेना अपराध मानती है, तो फिर आप एलमनी क्यों दिलवाते हो तलाक के बाद? इसको भी तो अपराध मानिए ना। देखिए, कानून दहेज लेना अपराध मानती है और एलुमनी क्यों दिलवाते हैं, वो दोनों में एक अलग विषय है। दहेज लेना अपराध वो शादी के पहले की चॉइस है, ठीक है, कि आप शादी करेंगे नहीं करेंगे। पर हमारे यहाँ हिंदू सभ्यता में सप्तपदी कहते हैं, किसी महिला को आप साथ में लेकर आए, ठीक है, आपने उससे बच्चे किए, आप दोनों के मिलकर आउट ऑफ द वेडलॉक आपके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा? अगर हम एलुमनी नहीं दिलवाएगी कोर्ट, अगर वकील इस पर काम नहीं करेंगे, तो उनका पालन पोषण करने वाला कौन है? उस पर तो काम होना चाहिए ना। एक नैतिक जिम्मेदारी है। आज अपने माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी आपकी एक वाइफ के प्रति जिम्मेदारी है, ऐसी आपके अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। सर कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी औरत को क्यों देगा जो छोड़ के जा रही है? छोड़कर जा रही है तो आपका बच्चा भी तो साथ जा रहा है। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं है आपका, इन केस अगर वो अकेली ही जा रही है, तो एलुमनी का जो अमाउंट है वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि वो भाई कितना कमाती है, आप कितना कमाते हैं, उसकी रहन सहन क्या है और क्या नहीं है। और दूसरा, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि हिंदू लॉ जो कोडिफाइड हुआ है, एलुमनी के जो कंसेप्ट आए हैं, ये 1955 से आए। उसके पहले तो चूंकि अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो भारत में तो डाइवोर्स का कोई कल्चर ही नहीं था। बिल्कुल सर, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज़ है, कई मामले में शादी करके मतलब इसी रूप से कि भाई शादी कर लिया और डिवोर्स चाहिए, तो जब आप अपनी मर्जी से जा रही हैं तो हम पैसा क्यों दें? भाई उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कि वो जैसे छोड़ के जा रही है। डाइवोर्स देने के अलग अलग रीजन होते हैं। डाइवोर्स ऐसे नहीं होता कि मैंने आपको बोल दिया डाइवोर्स और डाइवोर्स के 7 ग्राउंड्स हैं कि भाई उसमें कौन कौन से ग्राउंड में आप क्रूएल्टी है, एडल्ट्री है, या फिर आप मेंटली अनफिट हैं, ऐसे 7-8 ग्राउंड्स है उसमें। तो कौन से ग्राउंड में आप फिट हो रहे हैं, क्यों है आपको डाइवोर्स दिया? अगर आपने किसी के साथ मानसिक प्रताड़ना करी है, क्रूएल्टी करी, उस ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल रहा है, तो आपको एलुमनी देना पड़ेगी। सर इन जनरल क्वेश्चन है, मतलब ये कानूनी रूप से तो सही नहीं है भाई। हम यदि आपको डिवोर्स के बाद एलुमनी देनी है तो क्यों ना दहेज ले लिया जाए? सर नहीं, दहेज ले लिया जाए इसलिए नहीं ले लिया जाए। कानून के अंदर 2 चीजें होती हैं। नहीं, मैं इन जनरल बात इन जनरल बता रहा हूं आपको, कानून की बात कर रहा हूं। आपने मुझसे, आप चूंकि मैं वकील हूं तो मैं कानून का जवाब दूंगा, नैतिक और मोरल जवाब देना नहीं है। यहाँ पे मोरलिटी की बात बाद में करेंगे, उसके लिए मुझे बैंड उतार दूंगा, फिर अपन मोरल की बात करेंगे। पर बात यहाँ चल रही कानून की। तो कानून में अपराध 2 चीजें होता है, कोई काम करना अपराध है और कोई काम ना करना अपराध है, ठीक है। ना करना भी अपराध होता है। आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, ये अपराध है, ठीक है। आपने किसी का मर्डर करा, ये अपराध है। आपने दहेज लिया, ये अपराध है। क्यों अपराध है? डाहुरी प्रोविजन एक्ट है। अब उस एक्ट में लिख दिया कि दहेज लेना अपराध है, तो अब आप बोलो कि मुझे एलुमनी देना पड़ रहा है इसलिए मैं लूंगा, तो उसके लिए पहले वो संसद से वो कानून आपने रद्द करा दो कि भाई आप इतना बड़ा आंदोलन करें, जो आपकी भावना है, आप सभी मर्द जात को इकट्ठा करें और बोले कि नहीं हम ऐसा करेंगे, और आप कानून बदल दे, तो बात अलग है। पर आज की डेट में वो अपराध है तो अपराध है। सर 2 लड़के लड़कियां फिजिकली होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और फिर 3 साल बाद लड़की आके कह देती कि इसने मेरा रेप किया, ये तो गलत है। दोनों अपनी मर्जी से हुए फिजिकल इंटीमेट, फिर रेप केस क्यों रजिस्टर्ड हो जाते हैं? देखिए, रेप केस रजिस्टर्ड क्यों हो जाते हैं और उसके साथ क्या होता है, आजकल अमूमन देखा गया है, जैसे हमारे इंदौर में कई सारे, इसको हम कंसेंशुअल मैटर बोलते हैं। तो कंसेंशुअल मैटर्स जो आते हैं उसमें विद इन अ सेकेंड जमानतें होती हैं। हमको कोर्ट में वकील को ये प्रूफ करना होता है कि साथ में रहे, लिव इन में रहे, इनके ये संबंध थे, इतने कॉल रिकॉर्ड्स थे, होटल के बिल्स इसने दिए, रूम इसने बुक करा, इन सब चीज़ों से तो कोर्ट तुरंत जमानत दे देती है। बाद में वो व्यक्ति बरी भी हो जाता है कि भाई रेप नहीं हुआ। पर उस पर अपराध क्यों दर्ज हो? मान लीजिए कि एक कहानी थी, जैसे कि एक व्यक्ति था, गांव में बोला शेर आया शेर आया शेर आया, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर उसने कहा शेर आया, फिर गांव इकट्ठा हो गया। फिर जब असली में आया तो कोई इकट्ठा ही नहीं हुआ, उसको शेर खा गया, ठीक है। तो मान लीजिए 4 केस फर्जी आ रहे हैं, उस चक्कर में आप अगर अपराध दर्ज करना बंद कर देगी पुलिस, कानून व्यवस्था काम करना बंद कर देगी, तो 5वां जिसके साथ असली में अपराध होगा तो उस पर भी अपराध दर्ज नहीं होगा। इसलिए इसको समान धारा से देखा जाता है। अगर कोई महिला कह रही है कि मुझसे रेप हुआ, कोर्ट ये सोचती है कि कोई महिला अपनी इज्जत दांव पर लगाकर पुलिस के सामने क्यों जाएगी
कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है। इसके ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ और उस पर अपराध दर्ज हो गया। रेप हुआ, उसका मेडिकल टेस्ट होता है, किसी व्यक्ति का उस मेडिकल टेस्ट से उस लड़के को गुजरना, उस लड़की को गुजरना। अगर आप उस मेडिकल टेस्ट के बारे में अगर आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो वो बड़ा ही। सर 3 साल बाद क्या ही टेस्ट करेंगे? 3 साल बाद मेडिकल टेस्ट हर चीज का टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट ये नहीं होगा कि उसके अंदर उसमें वो चेक करा जाएगा। मेडिकल टेस्ट ये भी होता है, चूंकि अपन अब आपके ऑडियंस कैसी मुझे नहीं पता, इफ इट इज एडल्ट कंटेंट, आप सब 18+ ही हैं, तो मेडिकल टेस्ट में जब भी आप पर, मान लीजिए आप पर आपकी गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया कि आपने उसका रेप करा है, तो सबसे पहले आपका भी मेडिकल टेस्ट होगा कि आप, ठीक है, और उस महिला का भी होगा कि वेदर शी वॉज रेप्ड और नॉट, फोर्सफुल था या नहीं था, वो चेक होता है। सर युवा अधिवक्ता क्या क्या समस्याएं फेस करता है सर? युवा अधिवक्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट पहुंचते से ही उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। जब व्यक्ति एक कॉलेज से लॉ की डिग्री लेकर कोर्ट पहुंचता है तो उसका संघर्ष वहीं से प्रारंभ होता है। सबसे पहला उसका संघर्ष है आर्थिक संघर्ष, क्योंकि अमूमन जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पर 2.5-3 लाख रुपए साल की फीस है। अगर हम 5 साल का मान लें तो 15 लाख रुपए की फीस है, और 2-5 लाख रुपए उसके रहने वहने के, जिस शहर में वो पढ़ा हो, जिस कॉलेज में वो रहा हो, तो ऐसे करके 20 लाख रुपए वो घर से इन्वेस्ट करवा कर आया है और लॉ की डिग्री लेकर जब आया है वो कोर्ट पहुंचा है। अब कोर्ट पहुंचने के बाद उसका संघर्ष चालू होता है। चूंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का प्रोफेशन है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन से वकील आपने ज्वाइन करा और पहले ही दिन से आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए का कोई पैकेज दे दिया जाएगा। चूंकि यहाँ सिखाया जाता है, तो जैसे कि पुराने जमाने में होता था कि एक शिष्य किसी गुरु के पास जाता था कि हे गुरु, मैं संविदा की लकड़ियां लेकर आया हूं और यज्ञ की आहुति में इन लकड़ियों को मैं दे रहा हूं, और अब आप मुझे ज्ञान दें और मैं ज्ञान को अर्जित करूंगा। ऐसे ही हमारे प्रोफेशन में एक व्यक्ति लॉ की डिग्री लेकर आता है, वो उसके लिए संविदा है, और वो संविदा उस गुरु को जाके देता है कि मैं अब आपके यहाँ आ गया हूं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरु बड़े ही मन से, समर्पण से उस व्यक्ति को सिखाता है कैसे ड्राफ्टिंग होगी, कैसे ट्रायल लड़ा जाएगा, कैसे हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पर साथ ही साथ जो उसको स्टाइपेंड वगैरह जो भी मिलती है वो इतनी नहीं होती जो आज के जीवन में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी जिससे चल सके। क्योंकि जैसे कि आप पन्ना से हैं, मान लीजिए अब आप पन्ना से इंदौर आकर रह रहे हैं, तो आप 10-15 हजार रुपए का तो एक रूम लेके रहेंगे, खाने पीने का भी मिला लें तो 5-10 हजार रुपए करके आपका 25,000 रुपए हो गया। उसके बाद में अब आपके साथ में आपको सुबह सुबह अपनी व्हाइट शर्ट प्रेस करके जाना है, ब्लैक पैंट प्रेस करके जाना है, कोट पहन के जाना है, बैंड लगा के जाना है, और आपको एक नीट एंड क्लीन व्यक्ति दिखना है, तो आपके कपड़े अपड़े प्रेस करा के आपका 30-1 हजार रुपए महीने का खर्चा तो मिनिमम साइड में आएगा। अब किसी ऑफिस से अगर आपको 10-15 हजार रुपए महीना मिल भी रहा है तो वो 15 हजार रुपए जो माइनस में बैकलॉग चल रहा है वो व्यक्ति के लिए संघर्ष करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई अधिवक्ता इस कारण से यहाँ पर प्रोफेशन छोड़कर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई नौकरी कर लेते हैं, या फिर किसी कंपनी में लग जाते हैं। पर जो व्यक्ति यहाँ टिक जाता है और इस प्रोफेशन में मेहनत करता है, उसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट ही नहीं है अर्निंग की, अगर आप एक अच्छे तरीके से सीखते हैं और सीखने के बाद में आप यहाँ पर अपनी प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं। सर हमने आमतौर पर देखा है कि स्टेट बार काउंसिल का चुनाव वकील 40 से 50 साल की उम्र में लड़ते हैं, लेकिन आप एक ऐसे वकील हैं जो सबसे कम उम्र में लड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, न्याय में अगर कोई बात हमें परमिट कर रही है, संविधान के अंदर जो स्टेट बार इलेक्शन के इलेक्शन रूल्स हैं उसके अंदर ये लिखा गया है कि 10 साल से कम उम्र की प्रैक्टिस का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि मेरी तो 10 वर्ष की प्रैक्टिस हो रही है, तो अगर वो मुझे परमिट कर रहा है तो मैं चुनाव क्यों ना लड़ूं। दूसरी बात यह है कि एक युवा अधिवक्ता अगर स्टेट बार काउंसिल में पहुंचेगा, तो जैसा कि आपने कहा था कि युवा अधिवक्ताओं को क्या तकलीफ होती है, उस युवा अधिवक्ता की तकलीफ समझने वाला एक युवा अधिवक्ता अगर वहां होगा तो उन युवा अधिवक्ताओं के लिए हम काम कर पाएंगे। आज मेरा कहना यह नहीं है कि मैं कम उम्र में लड़ रहा हूं या ज्यादा उम्र में लड़ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, अगर मैं एक यंग रिप्रेजेंटेशन के रूप में स्टेट बार पहुंचता हूं तो मैं युवा अधिवक्ताओं का दर्द समझकर उनके लिए काम कर पाऊंगा। मेरा पर्पस यह है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं युवा अधिवक्ताओं के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। यदि आप स्टेट बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं तो क्या क्या सुधार करेंगे? देखिए, स्टेट बार काउंसिल का मैं मेंबर बन जाता हूं तो मैं क्या सुधार करूंगा, उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि विगत 7-8 वर्षों में मैंने क्या काम किया है युवा अधिवक्ताओं के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि
अगर जो हमने युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया और जो उन लोगों तक पहुंचा भी, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब अधिवक्ताओं की नामांकन फीस 30,000 रुपए से कम करके 750 रुपए की गई, तो पूरे भारत के अंदर किसी भी अधिवक्ता का नामांकन नहीं किया स्टेट बार ने। स्टेट बार इस बात पर विचार कर रही थी कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और वापस उसको 30,000 रुपए करवाएंगे। परंतु 2024 में जो व्यक्ति पास आउट हुआ जून में, वो दिसंबर तक इस इंतजार में बैठा रहा कि उसका नामांकन आएगा और उसके बाद वो अधिवक्ता बनेगा, बैंड पहनेगा, कोर्ट में अपीयर होगा। व्यक्ति जून में पास हो चुका है, उसको वेरी ही नेक्स्ट डे उसको सनद दी जानी चाहिए, उसको कोर्ट में अपीयर होने का मौका दिया जाना चाहिए, पर आप उसकी सनद रोक के बैठे हुए थे। तब जब कोई व्यक्ति स्टेट बार के 25 मेंबर थे और भी कोई व्यक्ति यहां पर युवा अधिवक्ताओं का दर्द समझते हुए खड़ा हो सकता था। जो आपका सवाल है कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और क्या करेंगे, तो मैं वहां पर हमने जनहित याचिका दायर करी और जनहित याचिका दायर कर कर हमने वेरी सेम डे कोर्ट से ये रिलीफ ली कि 3 दिवस के अंदर सभी रुके हुए अधिवक्ताओं का नामांकन किया जाए। अगर वो नामांकन नहीं होता तो 2024 में पास हुआ अधिवक्ता 2025 का वकील कहलाता। मैं 2016 में पास हुआ था, 2016 की सनद है मेरी। आप 2024 में पास हुए, आपने स्टेट बार के नामांकन रोक लिया, आप 2025 के वकील कहलाते। हमने वो लड़ाई लड़ी, जीती और साथ ही हमने यंग एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया और उस निर्माण के साथ में हमने लगातार एडवोकेट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करे। हम उनके लिए एडीपीओ की फ्री क्लासेस कर रहे हैं, एमपी सिविल जज की फ्री क्लासेस कर रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक एडवोकेट आर्थिक रूप से और साथ ही साथ अपने शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, उसके लिए वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। एआईबी की हम लगातार 6 वर्षों से वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। एमपी सिविल जज, एडीपीओ की हम क्लासेस कर रहे हैं ताकि व्यक्ति जब मजबूत होगा, शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा, तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। आज एआई है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं उसकी, तो उसके लिए हम लोग उनको कर रहे हैं। भाई जजेस जो होते हैं, जो व्यक्ति जज बन के आता है, आपको शायद इस बारे में जानकारी ना हो, जो भी सिविल जज बन के आता है, एडीजे बन के आता है, उनकी साल में कम से कम 3 से 4 बार ट्रेनिंग होती है। अलग अलग जगह के प्रैक्टिकल एक्सपर्ट आते हैं जो उसको ट्रेन करते हैं। कोई एआई के लिए ट्रेन कर रहा है, कोई किसी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए ट्रेन कर रहा है, पर इन अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग करने वाला कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए हमने उसका निर्माण करा और हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। फिर आपने जो सवाल किया कि हम आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारी प्रथम चरण में योजना है कि एक युवा अधिवक्ता को किसी शहर में, अगर वो बड़े शहर में है तो 15,000 रुपये महीना सरकार से मिले स्टाइपेंड के रूप में, और अगर वो छोटे शहर में है तो 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड के रूप में उसको मिले। क्योंकि हम अधिवक्ता किसका काम कर रहे हैं? सरकार का ही तो काम कर रहे हैं। वी आर दी फुट सोल्जर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर लिख दिया राइट टू लाइफ है, किसी व्यक्ति को गलत मारा नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को गलत अरेस्ट करा नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। ये संविधान में आपने लिख के दे दिया। उसका रक्षक कौन है? एक अधिवक्ता है। आज किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है? एक अधिवक्ता ही है ना। तो हम किसका काम कर रहे हैं? जो भारत के संविधान में लिखी हुई जो बातें हैं, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सरकार का ही काम कर रहे हैं। वी आर दी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और जब शुरुआती दौर में, जैसे कि मैं मेरी बात करता हूं, जब हम लोग पास आउट हुए तो हम 90 लोग थे। 90 में से इंदौर में हम 3 लोग वकालत कर रहे हैं। मैं हूं, मेरा एक मित्र है राजवर्धन गावड़े और एक मेरा मित्र है तेजीब। हम 3 लोग यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। और इसके अलावा शायद मुझे याद नहीं, एक सौरभ भी है, वो हमारा वहाँ पे करता है। तो हम 4-5 अधिवक्ता मित्र हैं जो यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो एक हमारे मित्र हैं जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भोपाल में कर रहे हैं। 90 की बेच में अगर हम पूरा निकाल के देखें तो हम 15-20 अधिवक्ता होंगे जो यहाँ पूरे 90 की बैच में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी किसी ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, किसी ने कोई बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? आज एक बैच की बैच निकलती है, आज तो 120 लोगों की बैच निकल रही है, 150 लोगों की बैच निकल रही है। उसमें से कितने लोग अधिवक्ता बनते हैं? 50 लोग, 60 लोग। आज लोगों को कॉर्पोरेट में क्यों जाना पड़ रहा है? किसी को जॉब क्यों करना पड़ रही है? बैंकिंग में क्यों जाना पड़ रहा है? फाइनेंस में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनको यहां पर आर्थिक मदद अगर उनको जरूरत है तो वो नहीं मिल पाती। सरकार को ये करना पड़ेगा। सरकार, भाई आप इसके लिए नहीं करेंगे, डॉक्टर्स के लिए तो आप प्रोत्साहन राशि करते ही है ना। डॉक्टर जब डॉक्टर्स जो हैं वो जाकर जब प्रैक्टिस करते हैं गांव में तो आप उनको फीस देते हैं। तो लॉयर्स को क्यों नहीं दे रहे? हमको क्यों स्टाइपेंड नहीं मिल रहा? तो इसके लिए हम काम करेंगे। और साथ ही साथ दूसरे चरण में हमारी योजना है कि हर ग्रुप का, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, किसी हॉस्पिटल में अगर 50 डॉक्टर काम कर रहे हैं तो उनका एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता है।
अगर उनके साथ में कुछ दुर्घटना होती है तो उसके लिए मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। आज अधिवक्ताओं के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। कई सारे अधिवक्ता हैं जो विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट क्लेम है। इस पर हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। फिर अगर आप कभी कोर्ट में गए हो तो वहाँ एक बार रूम होता है, उसी के अंदर सेम रूम के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, और कई जगह हालांकि फीमेल बार्स होती हैं, पर हमारा प्रयास ये है कि फीमेल बार हर बार के अंदर एक फीमेल बार रूम हो, और हम उस पर प्रयास करेंगे कि फीमेल बार रूम बनाया जाए। क्योंकि कई सारी महिलाएं आती हैं, जैसे क्रैक सेंटर वगैरह होते हैं, जैसे कि कोई महिला अपने बच्चे को लेके आ रही है या फिर उनको और भी सारी चीज़ें रहती हैं। सर आखिरी सवाल है कि वकील को अच्छा नॉलेज होना जरूरी है या अच्छा दिखना जरूरी है वकील के लिए? देखिए, दिखना जरूरी तो कोई सवाल ही नहीं है। वकील को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और दिखने वाली जो बात है कि उसको अच्छा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, तो ये तो ये कहीं भी मैटर नहीं करता। ना वकालत में मैटर करता है, इवन दो चूंकि आप मीडिया के व्यक्ति हैं, मीडिया में भी मैटर नहीं करता कि आप अच्छे दिखते हैं कि नहीं दिखते, और सिनेमा में भी मैटर नहीं करता। आपने कई सारे एक्टर्स देखे होंगे जो, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, आजकल तो बड़े अच्छे दिखते हैं, पर जब शुरुआती दौर था तो शायद वो उतनी अच्छी गुड अपीयरेंस नहीं थी। होता ही है, सब जगह होता है। नसीरुद्दीन शाह साहब थे और ओमपुरी साहब थे, उनके तो कई लोग उनके मजाक बनाया करते थे। पर अच्छा दिखना नहीं दिखना कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज़ मैटर करती है, वो ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सर्वाइव करोगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आपके पास, मेरे दादाजी कहा करते थे, जब मुझसे पूछते थे कि बोले तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नौकरी करोगे, इतना पढ़ लिख के वो भी नौकरी करोगे? बोले ज्ञान अर्जित करो, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अर्जित करोगे तो आप करोगे। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यवसाय, निष्कर्ष चाकरी। आज उल्टा हो गया, उत्तम चाकरी, मध्यम व्यवसाय और निष्कर्ष वो हो गया है अपना, कि भाई आप वो कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियां बन गई। तो ऐसा नहीं है कि अपीयरेंस मैटर करती है, मैटर करता है आपका ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सर्वाइव करोगे, ज्ञान नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर। सर मेरी ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं आपकी ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को, अगर उनके पास समय है, जैसे कि आप बाकी नोवेल पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, तो कानून की कोई भी धारा, कोई भी किताब एक बार आप पढ़िए, आपके जरूर काम आएगी। कानून हमारे आसपास ही है, आप उसको जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे जाएगा। तो ये थे हमारे साथ युवा वकील राकेश सिंह जी। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इसी प्रकार के और पॉडकास्ट आपके साथ शूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।